गोलवरकर की विचारधारा है, वो शेड्यूल कास्ट में बुद्ध अम्बेडकर वादियों को 3 तरफ से रोक रहे हैं। आप समझ लीजिए उसको क्लियर की पूरी प्लानिंग है कि यदि ये नौकरी पाएँगे सब ना, तो ये बुद्ध अम्बेडकर को फैलाएँगे। आप बुद्ध अम्बेडकर को फैलाएँगे और देखिए बताएँ लोगों ने इस देश में गुलामी पसंद किया, लेकिन शेड्यूल कास्ट उभर जाए, ये बराबरी में चलने लगे, ये कार से चलने लगे, अच्छा कपड़ा पहनने लगे, ये लोगों को बर्दाश्त नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी हैं ये प्रोफेसर इंजीनियर आरवी सिंह गौतम हैं जो लखनऊ में अम्बेडकरवादी लोगों की कॉलोनी बसाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, दलित चिंतक हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। लखनऊ आए थे तो सोचा कि इनसे बातचीत करते चलें, प्रोफेसर हैं, आईआईटीएन हैं, तो समझ रखते हैं वर्तमान समय में जो समाज की दशा है उसके बारे में। एक समय था कि जब हमारे समाज के लोग 10वीं थर्ड डिवीज़न से 12वीं करने के बाद में सरकारी नौकरियों में आए और वो रिटायर हो गए, उनको 50,000 60,000 पेंशन मिलती है। आज उनके बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद में 10,000 12,000 की नौकरी ढूँढ रहे हैं। 10वीं पास को 50,000 की पेंशन रिटायर होने के बाद में और एमटेक बीटेक वालों को रोज़गार नहीं है। तो इस सवाल का जवाब मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर इंजीनियर आरवी सिंह से बेहतर कोई नहीं दे सकता। साहब कैसे देखते हो? आज आपके समाज के बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद में 12 14 15,000 की नौकरी ढूँढ रहे हैं और एक आप लोगों की जनरेशन थी जो रिटायर होने के बाद में 10वीं 12वीं करने के बाद में रिटायर हो गए और 50,000 की पेंशन ले रहे हो। जी, सबसे पहले बोल 85 के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। असल में क्या है कि बाबा साहब की जो प्लानिंग थी, जी। उस प्लानिंग में उन्होंने इतना बढ़िया ढाँचा खींचा था कि इतना बढ़िया रूपरेखा तैयार किया था कि भारत को विश्व गुरु कैसे बनाया जा सकता हुँ, है। और जो नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, हुँ, उसके पीछे बाबा साहब की सोच थी। हुँ, और बाबा साहब चाहते थे कि उनको प्लानिंग मिनिस्टर बनाया जाए, हुँ, योजना मंत्रालय दिया जाए, लेकिन उसमें तमाम विषमतावादियों का जो प्रभाव था, नेहरू जी दोनों तरफ से खींचे जा रहे थे। इधर बाबा साहब की भी बात माननी थी और उधर जो सरकार में तमाम लोग शामिल थे, जो पहले से हज़ारों साल से अपने आप को सुप्रीमेसी जिसको कहते हैं हुँ, और अपने आप को देवता माने हुए बैठे थे। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें मनुष्य मनुष्य को बराबर कर दिया। हुँ, ये उनके दिमाग में जो गोलवरकर की विचारधारा के लोग थे, हुँ, वो एकदम से चाहते थे कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ, हम लोग जिएँगे कैसे? हुँ, हैं? उसमें ये था कि नेहरू जी ने कहा कि देखिए ऐसा करिए आप प्लान बता दीजिए हम उसको लागू कर देंगे। फिर बाबा साहब ने बहुत सारे प्लान बताए जिसमें से 50% ही केवल लागू हो पाए। आज़ादी के 75 साल में केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 50% प्लान सरकारों ने लागू किए। लागू केवल हो पाया है। बाबा साहब की सबसे बड़ी प्लानिंग ये थी, सबसे बड़ी योजना थी कि जितनी भी ज़मीन है पूरे देश की, हुँ, वो सरकार के अंडर में रहे, सरकार उसका अधिग्रहण कर ले हुँ, और फिर उसमें से उस तरीके से बाँटे 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा क्योंकि जो श्रमिक वर्ग है, वो श्रमिक वर्ग उसमें से उत्पादन करके हुँ, और वो देगा। हुँ, लेकिन हो क्या रहा था हुँ, कि जैसे मान लीजिए किसी के पास 1000 बीघा खेत है, हुँ, तो 1000 बीघा खेत वाला क्या है, हुँ, वो कृषि कार्य जानता ही नहीं है, वो तो मज़दूरों पे डिपेंड है ना। हुँ, तो बाबा साहब ने कहा कि खेती उसको दिया जाए, जो परिश्रम करता है। हुँ, खैर ज़मीनों का अधिग्रहण नहीं हो पाया। बाबा साहब फिर चाहते थे कि मंदिरों का अधिग्रहण करिए कि हुँ, मंदिरों में अकूत संपत्ति है हुँ, और यहाँ पे पुजारी अपॉइंट किए जाएँ बकायदा सरकारी, हुँ, उनको तनख्वाह दी जाए। हुँ, लेकिन मंदिरों में जो आय हो रहा है, उस पे केवल एक ही वर्ग का लाभ मिल रहा है, एक ही वर्ग उससे लाभान्वित हो रहा है, वो आय सरकार के पास आनी मतलब चाहिए। बाबा साहब ये चाहते थे जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया जाता है, जी, जी, जी। पुजारी भी उसी प्रकार से नियुक्त किया जाए एकदम, मंदिरों एकदम। में। किसी का आधिपत्य जो है वो ना रहे। जी, जी, जी। हाँ, तो वो जो है, वो धन आएगा, तो वह जो है सरकार के अंडर में आएगा और दूसरी चीज़ लाखों हज़ारों कंपनियों का जाल बिछाया गया जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, भारत पेट्रोलियम है, गैस इंडिया लिमिटेड, गैस की कंपनियाँ, पेट्रोलियम की कंपनियाँ, स्टील वाली कंपनियाँ और एक चीज़ और बताएँ, जैसे रेलवे किसके अंडर में था? अंग्रेज़ों के अंडर में था। हुँ, जितनी कंपनियाँ थी पेट्रोलियम और गैस की, कोल माइन्स की, सब ये राजाओं और अंग्रेज़ों के अंडर में था। हुँ,
जैसे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो था, वो सायाजी गायकवाड़ जो बड़ौदा नरेश थे, उनका था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो था, वो हैदराबाद के नरेश का था। तो बाबा साहब ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, प्लानिंग बनाई कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे और राष्ट्रीयकरण माने ये बैंक अब सरकारी होंगे, सरकार के अधीन। पहले पहले जो संपत्ति प्राइवेट थी, व्यक्ति विशेष की थी, वो बाद में सरकार ने अपने अंडर ले ली और सरकार की हो गई। जो संपत्तियां राजाओं के अंडर में थी और अंग्रेज के अंडर में थी, वह सब सरकार के अंडर में जब आ गई, तो उसमें रिजर्वेशन का एक जगह बनाई गई कि भाई आपको रिजर्वेशन का परसेंटेज है वो तो मिलना ही मिलना है। वह इसलिए बाबा साहब ने बनवाया कि इसमें शेड्यूल कास्ट का आदमी अपने परसेंटेज के हिसाब से नौकरी पाएगा। फिर कांग्रेस की नीयत सही थी कि उसने भरा भी खूब नौकरियां, और जगजीवन राम साहब को भी पूरा पावर दिया गया कि जिस मंत्रालय को दिया गया, जैसे रेलवे में थे, रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने खोज खोज के पकड़ पकड़ करके नौकरी दिया। और हम बताएं पूर्वांचल के रहने वाले हैं, पूर्वांचल में पूरे यूपी में जो शेड्यूल कास्ट के चमार बिरादरी है उसको 3 नामों से जानते हैं। पूर्वांचल में चमार होता है, मध्य में गौतम होता है, पश्चिम में जाटव होता है। तो उसका एक कलेक्टिव नाम चमार ही होता है, उसको कहने के लिए अलग अलग होता है। जो वहां बसते हैं उसको कहते हैं चमरौटी। उसमें क्या था कि हम लोग बचपन में देखते थे कि किसी गांव में जैसे 50 घर चमारों का है, तो देखिए चमार शब्द जब प्रयोग करना हो तो कुछ लोग बुरा ना मानेंगे, क्योंकि वो शब्द ही ऐसा है, हम गौतम और जाटव बोलेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा बात। तो उसमें 50 घर जो चमार के होते थे, उसमें से 5 से 10 घर ऐसे होते थे जो पक्के होते थे, जो आज के 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो हम लोग पूछते थे कि ये पक्की वाली कोठी किसकी है भाई? कोठी कहते थे 1 मंजिला 2 मंजिला जो बन गया 2-4 कमरे का, तो ये होता था कि देखिए भाई ये रेलवे वाले हैं और ये कोयलड़ी वाले हैं। मतलब जो सरकारी नौकरियों में आ गए उनके पक्के मकान हो गए गाँव में। ये मकान हो गए, बाकी पूरे गांव का वही छप्पर वाली मकानें होती थी, मिट्टी की दीवारें होती थी ना। तो ये जो पूरे देश की हालत यही थी कि यदि शेड्यूल कास्ट का कहीं भी पक्का मकान बना हुआ है, छत वाला मकान बना है, लिंटर टाइप का बना हुआ है, तो वह जो है नौकरी वाले का ही होता था। और वो सारी की सारी नौकरियां जो कांग्रेस ने दिया है वही वाली नौकरी रही। तो 2 पीढ़ी ने नौकरी किया, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा 1980 के दशक में जब मान्यवर साहब का शुरू हुआ अभियान, तो उसके बाद अंबेडकर जी को लोग पढ़ने लगे। उसके पहले तक किताबें नहीं मिलती थी, खोज खोज के खोजने के बाबा साहब साहित्य में नहीं थे। हाँ, तो फिर किताबें छपने लगी। मान्यवर साहब ने पूरे प्रदेश को, देश को अम्बेडकरमय किया, फिर किताबें छपने लगी, फिर बाबा साहब को लोग समझने लगे ना। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो विषमतावादी हैं, जो गोलवर्कल की विचारधारा के लोग हैं, जो उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स लिखा, उसमें क्या लिखा है कि भाई शूद्रों को यदि अधिकार देना ही है, तो इससे अच्छा मैं समझता हूं कि देश गुलाम रहे। तो वह उस विचारधारा की लोग, भाई वही आरएसएस के दूसरे सर संचालक थे, आरएसएस के दूसरे चीफ थे वो गोलवरकर साहब थे। तो आरएसएस भी जिंदा है, इसका मतलब वो विचारधारा उसी पे चल रही है, बाइलाज तो उसका वही है। तो ये जो नौकरियां कांग्रेस ने दिया इतना सिस्टम के तहत कि जो शेड्यूल कास्ट में एक जो है इनकम लेवल बना, पंख जमी, लोग पढ़ाने लिखाना शुरू किए, अच्छा जीवन यापन करना लगे, वह ये गुलवर्कर के विचारधाराओं को नहीं पच रहा। तो जब नहीं पच रहा था तो वो धीरे धीरे उसमें अपना खुराफात शुरू कर दिए। उसमें क्या होता है कि ये शुरू किया गया कि जो बाबा साहब ने निजी संपत्तियों को सरकारी में किया था, आज की डेट में वही सरकारी संपत्तियों को फिर निजीकरण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि जो स्पेस बाबा साहब ने, जो जगह बाबा साहब ने बनाई थी आरक्षण के द्वारा, उस जगह को समाप्त किया जा सके। और जब समाप्त कर देंगे तो क्या होगा? नौकरियां आनी बंद हो जाएगी। आज जब नौकरियां आनी बंद हो जाएंगी तो शेड्यूल कास्ट का आदमी अपने आप मजदूरी करके, और यदि वो नौकरी में आया था तो वो नौकरी खत्म होते ही फिर से मजदूरी पे आएगा। जी, समझ गए ना बात को? तो उसमें क्या है कि चूंकि ये परेशान है गुलवर्ग, देखिए विचारधारा की लड़ाई है। एक तो यह है कि जो कांसीराम साहब ने जो जगाया, अंबेडकर बाद फैला है। आज की डेट में देख रहे हैं बुद्ध अंबेडकर की विचारधारा स्वतः फैल रही है। और आप 6 महीना पहले तक देख लीजिएगा
कि हिंदू मुस्लिम होता था, लेकिन आज की डेट में यह है कि पूरा हिंदू राष्ट्र और हिंदू की बात, हिंदू खतरे में है, सबकी हवा निकल गई। क्यों? क्योंकि ओबीसी जागृत हो गया और जाति जनगणना की मांग करने लगा कि भाई हमको जो है, हमें हिंदू से खतरा, हमें हिंदू नहीं, हम खतरे में नहीं है। पहली बात, हमको आप जाति जनगणना कराइए, हमको जाति जनगणना के अनुपात में नौकरियां दीजिए, ठीक है। लेकिन आप शेड्यूल कास्ट के संदर्भ में देखेंगे, इनको खतरा ओबीसी से भी नहीं है। इनको खतरा केवल क्या है, बुद्ध अंबेडकर वालों से। क्यों? कि बुद्ध अंबेडकर वाला क्या करता है, वो बताता है कि मनुष्य मनुष्य बराबर होता है, वो प्रकृति के नियमों को मानता है। संविधान बराबरी से खतरा है इन लोगों को। बराबरी से खतरा है। संविधान में भी यही है कि आप जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये जो है विषमतावादी लोग क्या करेंगे कि आपको कोर्ट के माध्यम से नौकरियां समाप्त करेंगे, ठीक है ना। नौकरियां जब समाप्त कर देंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे अम्बेडकर बढ़ रहा है, तो ये खतरा हो गया ना उनके लिए खतरा हो गया। केवल बुद्ध अम्बेडकर की विचारधारा से खतरा है। और ये जो इनका पूरा धंधा किस पे आधारित रहा है, भेदभाव पे आधारित रहा है। भेदभाव पे, छुआछूत पे, डर पे, भय पे। जी 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 जी। अब जैसे देख लीजिए, मैं बताऊं, मुझे कोई यादव समाज का लड़का है, यदि वो हाई स्कूल फेल है, हाई स्कूल पास है, वो इंतजार करता है कि प्रोफेसर साहब हमारा नमस्ते कर लें। ओबीसी का आदमी उम्मीद करता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं चमार हूं, भले ही प्रोफेसर हूं, लेकिन मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं। मैं उसको सोचता हूं कि इसका कारण क्या है। पहले उस वायरस को खोजो कि इस वायरस को बनाया कौन था। तो जो वायरस को बनाया है, अब उसकी हालत पतली होने लगी है। क्यों? क्योंकि बुद्ध अम्बेडकर की विचारधारा स्वतः बढ़ रही है। और ये नौकरियां इसलिए समाप्त कर रहे हैं कि इससे बुद्ध अम्बेडकर की विचारधारा बढ़ रही है तेजी से। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने ग्रहण किया तो लोगों आरक्षण हुआ, आरक्षण हुआ तो लोगों को नौकरी मिली, नौकरी मिली तो पैसा आया, पैसा तो लोगों ने मकान बनाए, दुकान बनाए, गाड़ी घोड़ाए, बोलना सीखा, और अम्बेडकरवाद फैलना शुरू हुआ। अम्बेडकरवाद के फैलने के बाद में लोगों में जो असमतावादी लोग हैं, जो छुआछूत पर आधारित जिनका समाज खड़ा है, उनकी बेचैनी बढ़ी। उनकी बेचैनी बढ़ी तो उन्होंने कहा कि यार इनको रोको, इनको ब्रेक करो। और रोको तो फिर वो निजीकरण लेकर के आए, सरकारी कंपनियां बेची गई। वो निजीकरण तो एक है कि भाई जो है, इनको देखिए, इनको तीन तरफ से रोकना है। जो गोलवरकर की विचारधारा है, वो शेड्यूल कास्ट में बुद्ध अम्बेडकर वादियों को तीन तरफ से रोक रहे हैं। आप समझ लीजिए उसको क्लियर। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश का आंकड़ा, मैंने पिछले एक इंटरव्यू में बोला था कि 1,90,00,000 बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है 1 से 8 तक। उसमें आता है 6,525 करोड़ रुपया आता है 1 साल का। इनके जूता मोजा का, खाने पीने का, कापी किताब का। लेकिन इतना खर्च करके सोचते हैं कि कम से कम 1,90,00,000 को किसी तरीके से हम पढ़ाई से रोक ले जाएं। इसलिए वो खर्चा किया जाता है। साफ साफ समझ लीजिए। मतलब वो जो पैसा है, वो पैसा उनके उद्धार के लिए नहीं, उनके पतन के लिए खर्च किया जा रहा है। के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वहां से उस सिलेबस के हिसाब से कैसे बच्चा आईआईटी में आएगा, कैसे नीट में आएगा, जब वो सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं आप। भाई कंपटीशन का तो सिलेबस है नहीं। वो तो केवल निपुण होने वाली बात है कि इस तरह से करिए, उस तरह से करिए, किसी तरह से टाइम पास करके। एक तो ये तरीका हो गया कि इनको पहले स्टार्टिंग में ही रोको। चलिए, यहां से जाल लगाया गया है, इस जाल को काट के यदि कोई निकल गया, आज की डेट में देखिए टोटल बच्चा आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, एनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, बीटीसी करके गांव का गांव बैठा हुआ है, और नौकरियां नहीं लग रही हैं। इसलिए लग नहीं रही है कि सरकार की पूरी प्लानिंग है कि यदि ये नौकरी पाएंगे सब ना, तो ये बुद्ध अम्बेडकर को फैलाएंगे। आप बुद्ध अम्बेडकर को फैलाएंगे, और देखिए बताएं, लोगों ने इस देश में गुलामी पसंद किया है, लेकिन शेड्यूल कास्ट उभर जाए, ये बराबरी में चलने लगे, ये कार से चलने लगे, अच्छा कपड़ा पहनने लगे, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं है। जान लीजिए आप, इस विचारधारा से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई गई है, और पूरे देश को इस तरह से किया गया है। अब थोड़ा सा ये है कि भाई, अब थोड़ा सा एक उम्मीद ये जगी है कि देखिए, जब से खड़गे साहब आए हैं राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व में, कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, और एक बड़ा चेहरा है, और उन्होंने अभी इस 10 अक्टूबर को कार्य समिति में पास किया है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम पहले संविधान में संशोधन करके 50% की सीमा को हटाएंगे।
इसके बाद पूरे देश में जाति जनगणना कराएंगे और जाति जनगणना के जो आंकड़े आएंगे उसके अनुपात में हम पूरे देश के अंदर जो भी संसाधन है, नौकरी है, जितने कुलपति के पद हैं, प्रोफेसर के पद हैं, सचिव के पद हैं, सारे पदों को उसी रेशियो में बंटवारा करेंगे। तो अब ये शेड्यूल कास्ट को चाहिए ना कि इसका एक ही इलाज है कि जितना जल्दी से जल्दी हो, जितनी ताकत लगाना हो, चाहे कोई कहता हो, आपको बीजेपी को हटाना है। बीजेपी को हटाना है क्योंकि बीजेपी नुकसान पहुंचा रही है। एकदम लेकिन लाना लाना किसको? अब आप खड़गे जी की बात कर रहे हैं, खड़गे जी को लेकर के आते हैं तो क्या गारंटी है कि खड़गे जी आने के बाद में जो है वो दलितों का, अम्बेडकरवादियों का विकास करेंगे? देखिए ऐसा है ना साहब कि ये पहली बात तो समझ लीजिए वही वाली सेम विचारधारा है जो कांशीराम की थी कि जाति जनगणना करा करके उनके अनुपात में सबको पद देना, यही मेन एजेंडा है कांग्रेस का, और कोई एजेंडा ही नहीं रह गया आज के डेट में। कांग्रेस ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि हम एक ही चीज को लागू ही करेंगे। इसलिए जब लागू करने के लिए वो कह रहे हैं, और शेड्यूल कास्ट देखिए बहुत जागरूक हो चुका है, समझ गए ना, राजनीतिक चेतना बहुत आ गई है, और उस राजनीतिक चेतना के दम पे शेड्यूल कास्ट को उल्लू बना करके, बेवकूफ बना के कोई चल नहीं पाएगा। कांग्रेस कह रही है और खरगे साहब कह रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो यह एक बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से इसका इलाज एक ही है कि बीजेपी को हटाना है हर हाल में और कांग्रेस को लाना है। क्यों कि फिर से नौकरियां यदि कोई चाहता है शेड्यूल कास्ट का, ठीक है, आपको नहीं पता है, हम गाँव में घूमते हैं 30 साल से लेकर 45 साल तक, सारी लड़कियां बैठी हैं, आपको बता दें, हजारों बायोडाटा मेरे पास आते हैं, और किसकी शादी करा दी जाएगी भाई? सब लोगों कांग्रेस के जमाने का वो पा गए हैं चस्का कि भाई सरकारी नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो। और बीजेपी ने एकदम से मन बना लिया है। तो ये एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करता हूं कि यदि शेड्यूल कास्ट का आदमी यदि बीजेपी को वोट देता है तो आप समझ लीजिएगा कि शादी और नौकरी दोनों आपकी जिंदगी में नहीं लग सकती है, आपको बता रहे हैं। नौकरी और छोकरी दोनों मिलने वाली नहीं है आपको, अगर आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली नस्लें जो है वो नौकरियों में जाएं और उनको अच्छे संसाधन मिलें। तो ये बड़ी बात है जो प्रोफेसर इंजीनियर आरबी सिंह साहब ने बताई कि कांग्रेस ने अभी तो किसी दलित एक्टिविस्ट ने, दलित नेता ने अभी कांग्रेस से मांग भी नहीं की है, लेकिन बिना मांगे उन्होंने 2-3 मांग जो अपने एजेंडे में रखी हैं कि जाति की जनगणना कराएंगे। और दूसरा जो आरक्षण की 50% पे वो लगी हुई है, रोक लगी हुई है, उसको तोड़ करके जो नई जाति के जनगणना के आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से आरक्षण की बढ़ाया जाएगा। तो प्रोफेसर साहब एक सवाल और निकल करके आता है यहाँ कि अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती, अपने वादे से मुकर जाती है और शेड्यूल कास्ट वोट भी कर देता है, उनकी सरकार भी बन जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस में आदमी कितने भी लंबे समय रह ले फिर भी सोच उसकी आरएसएस वाली रहती है कहीं ना कहीं। नहीं देखिए, प्रणब मुखर्जी साहब थे, राष्ट्रपति तक बनाया कांग्रेस ने, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी कच्चा पहन करके खड़े तो आरएसएस की शाखा में ही थे। तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को सरकार सत्ता सौंप दे और फिर बाद में एक लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ भी लड़नी पड़े देश के दलितों को। नहीं, एक्चुअली देखिए ये राजनीति समय के हिसाब से बदलती रहती है और सबके सोच समय के हिसाब से बदलते हैं। और कांग्रेस में जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने ये बेचा वो बेचा, शुरुआत किया, उसका भी कारण ये था कि जो बहुत मजबूत नेतृत्व कांग्रेस का था। देखिए ज्यादा समय तक तो कांग्रेस ही शासन की है, बीच में चरण सिंह आए, बीपी सिंह आए, चंद्रशेखर जी आए, देवगौड़ा जी आए, इंद्र कुमार गुप्ता 6-6 महीने के लिए थे। तो गैर कांग्रेसी लोग यही रहे, कोई बहुत बड़ा प्लान तो था नहीं। इसका मतलब देश में जितने भी वैज्ञानिक शोध संस्थान बने हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बने हैं, जितने आईआईटी बने हैं, जितने एम्स बने हैं, सब कांग्रेस ने बनाए। ये बात तो सही है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर जो है ये राजीव गांधी जब से आए तो राजीव गांधी बहुत सीधे आदमी थे। बेसिकली वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक पायलट थे। पायलट के तो एक एक्सीडेंटल मैटर था कि प्रधानमंत्री बने, वहां से विषमतावादी उसमें घुस गए। देखिए मतलब जब तक इंदिरा गांधी जी नहीं तो वो राजनीतिक थी, वो क्लियर कट था उनका, लेकिन राजीव गांधी को एक्सीडेंटली राजनीति में आना पड़ा तो उनको चीजें पता नहीं थी, इसलिए कुछ चीजें खराब हुई। कुछ चीजें खराब है निश्चित रूप से। उसका रोल था कि वहां पे बहुत परिपक्व इंदिरा गांधी जैसे थे नहीं वो, तो उसमें जो है ये विषमतावादी घुसे। अब देखिए विषमतावादी घुस करके अब फिर उन चीजों का वो मनुवादीकरण कर देते हैं। तो वही लोगों को लगता है कांग्रेस ने भी ये किया, कांग्रेस ने भी ये किया। अब देखिए आप खुद सोचिए कि कर्नाटक में मतलब आज के 6 साल पहले इतना ज्यादा देश के अंदर नफरत था,
लेकिन खरगे साहब जैसा नेतृत्व उतना बड़ा जो है नफरतीवादी पेड़ को कर्नाटक से उखाड़ा है जब, तो लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी है। आज देखिए मध्य प्रदेश से लेके पूरा 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है ना, आप देखिए कांग्रेस बढ़त बना रही है। तो ये जो चुनाव हो रहा है 2024 का हो या 5 राज्यों का हो, ये चुनाव खड़गे साहब के चेहरे पर हो रहा है कांग्रेस के? एकदम देखिए प्लानिंग उनकी है, उनका इतना अच्छा अनुभव है और उन भई पार्टी अध्यक्ष ही तो मेन होता है। एजेंडा जो तैयार करता है वो पार्टी अध्यक्ष तैयार करता है। लोग कह रहे हैं कि मायावती को डाउन करने के लिए खड़गे साहब का नाम उछाला जा रहा नहीं, है। ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है मायावती जी कोई किसी को डाउन नहीं करता। अब ये थोड़े है कि मान लीजिए बहन जी हैं तो हम लोग भी कुछ नहीं बोल पाएँगे, ऐसा थोड़े है, क्यों? आपके अपने-अपने समय है, बहन जी का एक शानदार शासन रहा है समझ लीजिए चीज़ों का, है ना? जिसका युग अब धीरे-धीरे अब समाप्त हो रहा है।